Hello everyone, I am Anjali Priya, student of Nalanda Medical College, Patna. I have got an opportunity to make video for Essentials of Medical Science and my topic is erythropoiesis. So let's get started. Erythropoiesis का मतलब उसके टर्म में ही छुपा है. Erythro means red and poiesis means formation, that is formation of red blood cells. अगर हम definition की बात करें तो we can write it as a process which produces RBC, which is development from erythropoietic stem cells to mature red blood cells. यहाँ पे stem cells होते हैं वो develop होंगे और mature होंगे into RBC में, इसी को erythropoiesis कहते हैं. Now the question arises, where does it take place? erythropoiesis होता कहाँ कहाँ पर है? तो ये डिपेंड करता है हम लाइफ के किस स्टेज में देख रहे हैं. क्या हम बिफोर बर्थ देख रहे हैं, दैट इज इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, या फिर आफ्टर बर्थ इन चिल्ड्रंस में देख रहे हैं, और इन एडल्ट लाइफ दैट इज आफ्टर 18 to 20 ईयर्स और अबव. इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात करें तो ये फर्दर 3 स्टेजेस में बटा है. स्टार्टिंग के 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ और फ्रॉम मिडल ऑफ फीटल लाइफ. स्टार्टिंग के 3 मंथ में आरबीसी डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक और एरिया वस्क्यूलोसा. क्योंकि यहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस स्टेज को इंट्रावस्क्यूलर एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज हेपैटिक स्टेज, दैट मीन आफ्टर 3 मंथ्स, तब आरबीसी लिवर और स्प्लीन में फॉर्म होगा. एंड द थर्ड इज माइलॉइड स्टेज, फ्रॉम मिडल ऑफ फीटल लाइफ आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होने लगता है. ये दोनों स्टेजेस ब्लड वेसल्स के बाहर हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एक्स्ट्रा वस्क्यूलर भी कह सकते हैं. एक्स्ट्रावस्कुलर एरिथ्रोपोइसिस. ना इन चिल्ड्रंस में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उन सारे बोन में जिनमें रेड मैरो हो, या फिर लिवर और स्प्लीन में. और अडल्ट्स में देखेंगे तो आरबीसी का फॉर्मेशन एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जैसे कि फीमर और ह्यूमरस, या फिर फ्लैट बोन, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एक्सेट्रा, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का. हमने पढ़ा कि आरबीसी स्टेम सेल्स से डेवलप होते हैं. इसका मतलब कुछ चेंजेस आएंगे उन स्टेम सेल्स में जो कि फाइनली आरबीसी में कन्वर्ट होगा. तो वो क्या क्या चेंजेस हैं जो कि स्टेम सेल्स में आएंगे फॉर फाइनल मैच्योरेशन इन आरबीसी. तो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट. स्टेम सेल्स का साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है अगर हम उसे आरबीसी से कंपेयर करें तो. नियरली स्टेम सेल्स आर 23 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड आरबीसी आर नियरली 7.2 to 7.4. तो इस डेवलपमेंट के दौरान ज़रूर साइज़ का रिडक्शन हो रहा होगा. तो वी कैन राइट देयर विल बी रिडक्शन इन सेल साइज. हमें पता है कि स्टेम सेल्स आर लिविंग सेल्स, उनमें न्यूक्लियस होता है, पर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज हो रहा होगा एंड फाइनली डिजेनरेट करेगा, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का अमाउंट उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा. अगर हम उनके स्टेनिंग रिएक्शन की बात करें तो उनका साइटोप्लाज्म का नेचर स्टार्टिंग में बेसोफिलिक होता है, मिड में पॉलीक्रोमैटोफिलिक, दैट इज हाफ एसिडिक और हाफ बेसिक, एंड फाइनली वो एसिडोफिलिक में कन्वर्ट होता है. और इस चेंज का रीज़न है ड्यू टू रिडक्शन इन आरएनए अमाउंट. हमने पढ़ा कि स्टेम सेल्स में न्यूक्लियस होता है एंड फाइनल आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. इसका मतलब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो रहा है, साइज में छोटा हो रहा है, फाइनली डीजेनरेट हो रहा है. तो ये कैसे होता है, उसके पीछे का रीज़न देखते हैं. स्टार्टिंग में सेल में ओपन क्रोमैटिन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं. जैसे जैसे स्टेम सेल्स मैच्योर होता है आरबीसी में, वैसे वैसे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है और फाइनली वो डीजेनरेट करते हैं. एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो डिसअपियर हो जाएंगे एंड फाइनली न्यूक्लियस भी सेल से डिसअपियर हो जाएगा. तो ये सब चेंजेस हैं जो हम उसके फर्दर स्टेजेस में देखने वाले हैं. तो चलिए अब एक एक करके हम उन स्टेजेस के देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं. सो स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, इसमें हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी, सेल के साइज की, न्यूक्लियस कैसा है, साइटोप्लाज्म और स्टेनिंग की, और कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जिन्हें हमने स्टार मार्क किया है. टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं जिन्हें हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं. ये फर्दर कन्वर्ट होंगे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में, वो कन्वर्ट होंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, वो कन्वर्ट होंगे एक मिड स्टेज दैट इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, एंड फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट. लेट नॉर्मोब्लास्ट के 2 स्टेजेस हैं, अर्ली एंड लेट, एंड रेटिकुलोसाइट एंड फाइनली इरिथ्रोसाइट. रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो से फाइनली ब्लड स्ट्रीम में हमारे रिलीज होते हैं. स्टेम सेल से नॉर्मोब्लास्ट तक के
डेवलपमेंट में 7 डेज़ का टाइम लगता है और रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में 2 दिन का वक्त लगता है। हमने पढ़ा था कि देयर विल बी रिडक्शन इन सेल साइज, तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में सेल साइज 19 to 23 होता है, जो कि फर्दर ग्रेजुअली डिक्रीज होकर के एक फाइनल मैच्योर आरबीसी का साइज 7.2 to 7.4 माइक्रोमीटर हो जाता है। स्टेम सेल्स में न्यूक्लियस थे और उनका साइज काफ़ी बड़ा था, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होकर के न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा सेल में। और न्यूक्लियस बड़ा होता है और साथ साथ अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो साइटोप्लाज्म कम होगा। ये हमने पढ़ा था कि बोथ आर कंपेरेटिव। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है तो साइटोप्लाज्म बहुत कम होते हैं एंड दे रिम ऑल अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बड़ा हम पढ़े थे, क्रोमैटिन जो है वो ओपन होता है और न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं। तो स्टेम सेल्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ओपन क्रोमैटिन है और 4 से 5 न्यूक्लियोलाई हैं। हमें पता है न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज होगा और फर्दर डीजेनरेट होगा। तो चलिए उसी प्रोग्रेसिव वे में हम इसे पढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज सेल का वॉल्यूम के 3/4 होता है। क्रोमैटिन अभी भी ओपन है पर न्यूक्लियोलाई रिड्यूस हो गया है। द नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कि न्यूक्लियोलाई अब न्यूक्लियस में नहीं बचे, देर इज नो न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जो क्रोमैटिन अभी तक ओपन थे वो कंडेंस होने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट। यहाँ भी न्यूक्लियस का साइज फर्दर डिक्रीज होगा और क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलेगा, वो है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा हो जाता है और एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है, कार्ट व्हील अपीयरेंस। न्यूक्लियस बिल्कुल डॉट साइज का और कार्ट व्हील अपीयर होगा हमें। एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट में फाइनली न्यूक्लियस डीजेनरेट होता है। रेटिकुलोसाइट में जब हम देखेंगे तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें होते हैं तो कुछ आरएनए के रेमिनेंट्स। और फाइनल एक मैच्योर आरबीसी दैट इज इरिथ्रोसाइट, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज निल। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो हम पढ़ते जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज होगा साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा। जो कि पहले ऑल अराउंड न्यूक्लियस था साइटोप्लाज्म सिर्फ, वो धीरे धीरे मोर इन अमाउंट फर्दर इंक्रीज एंड फाइनली वो इंक्रीज होता जाएगा। हम देखते हैं इसके स्टेनिंग रिएक्शन के बारे में। स्टेनिंग को याद करने के लिए पहले हम पढ़ते हैं देयर इज अ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। इंटरमीडिएट नाम है मतलब इसका स्टेनिंग भी इंटरमीडिएट होगा। तो इसका स्टेनिंग होता है पॉलीक्रोमैटोफिलिक, दैट इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। उसके पहले के स्टेजेस जो हैं वो मेनली बेसोफिलिक होंगे और उसके बाद के स्टेजेस जो हैं वो मेनली एसिडोफिलिक होंगे। स्टेम सेल्स आर डीप बेसोफिलिक, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट आर डीप बेसोफिलिक। इंटरमीडिएट से पहले दैट इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट दे आर लेस बेसोफिलिक। इंटरमीडिएट में वो मिड नेचर शो करते हैं, दैट इज पॉलीक्रोमैटोफिलिक। लेट नॉर्मोब्लास्ट में फर्दर वो मोर एसिडिक होते जाएंगे और लेस बेसोफिलिक होते जाएंगे। रेटिकुलोसाइट और इरिथ्रोब्लास्ट में उनका नेचर फाइनली एसिडोफिलिक हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखते हैं हम, क्योंकि हमें पता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। मेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन का होता है और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हेन डज हीमोग्लोबिन अपीयर और इन विच स्टेज, तो उसका आंसर होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। हमें पता है स्टेम सेल्स हैं वो आपस में माइटोसिस करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं एंड फाइनली जब उनका डेवलपमेंट होता है तो मैच्योरेशन होकर के वो फाइनल आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं। तो इस मैच्योरेशन के दौरान कहीं तो माइटोसिस स्टॉप होगा ताकि उनका फाइनल मैच्योरेशन हो सके, तो वो माइटोसिस स्टॉप होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में, उसके भी अर्ली फेज में माइटोसिस स्टॉप। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखा, जहाँ स्टार मार्क है, दे आर रियली इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, इसे हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे हम इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का रेगुलेशन हो सकता है जनरल फैक्टर्स, दैट इज जब उसका फॉर्मेशन हो रहा है तब, या फिर उसके मैच्योरेशन के दौरान ड्यूरिंग स्पेशल मैच्योरेशन फैक्टर। जनरल फैक्टर्स हो सकता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट फैक्टर जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, मतलब टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा हो सकता है मेरे बॉडी में ब्लड का लॉस हो गया हो, कमी हो गई हो, इट कुड बी ड्यू टू हेमरेज, और या फिर हम हाई एल्टीट्यूड पे हों जब आरबीसी की एफिनिटी ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए कम होती है, या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़। इन सब केसेस में
वी कैन सफ़र फ्रॉम हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया करता क्या है? हाइपोक्सिया हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंक्रीज़ कर दे आरबीसी के प्रोडक्शन को, और इस इफेक्ट को मीडिएट करने के लिए आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 26% कार्बोहाइड्रेट एंड 74% प्रोटीन होते हैं। इरिथ्रोपोइटीन का सोर्स क्या है हमारे बॉडी में? इरिथ्रोपोइटीन हमारे बॉडी में मेनली किडनी से बनता है, नियरली 85%, उसके भी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड रेस्ट 15% जो होते हैं वो लिवर या टिश्यू मैक्रोफेज से बनते हैं। तो हमने पढ़ा कि हाइपोक्सिया से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा विथ एंड उसका मीडिएटर होता है इरिथ्रोपोइटीन। तो व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया ऑफ किडनी, इट कॉज रिलीज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर, जिसको हम एरिथ्रोजेनिन भी कहते हैं। तो हाइपोक्सिया के कारण ये फैक्टर रिलीज होता है जो कि एक प्लाज्मा सबस्ट्रेट एरिथ्रोपोइटिनोजेन पे काम करता है और फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा एरिथ्रोपोइटीन में। और हमें पता है मेन फंक्शन एरिथ्रोपोइटीन का होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में। ये हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो ये कैसे हो सकता है? लेट्स स्टडी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन। सबसे पहले ये जो भी पहले आरबीसी बन रहे होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, उनके रिलीज को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट फ्रॉम बोन मैरो। साथ ही साथ ये आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। इट कॉज अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, उन्हें प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड फाइनली रिथ्रोसाइट में कन्वर्ट करेगा। और ये प्रोसेस इरिथ्रोपोइटीन के स्पेशल इफेक्ट में फास्ट होता है और इसके कारण आरबीसी काउंट 2 से 3 दिन में बढ़ जाता है। आरबीसी के फॉर्मेशन में हमें हीमोग्लोबिन भी चाहिए होता है जो कि मेन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके लिए हमें चाहिए होता है आरएनए, डीएनए और ग्लोबुलिन और फेरिटिन। ये सब इंपॉर्टेंट होता है हीम सिंथेसिस के लिए, तब क्योंकि अगर हीम प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो एक फंक्शनल एंड मैच्योर आरबीसी फॉर्म नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन जनरल फैक्टर से होता है हाइपोक्सिया। ये कैसे रेगुलेशन हुआ हमने देख लिया कि हाइपोक्सिया होगा तो बोन मैरो स्टिमुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ इरिथ्रोपोइटीन, और इरिथ्रोपोइटीन फर्दर आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। एंड द रेस्ट इज स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर, मतलब क्या क्या से फैक्टर हैं जो इसके मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं मिला तो आरबीसी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। तो स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर कैन बी डाइटरी फैक्टर्स, मतलब जो कि हम फूड सप्लीमेंट में लेते हैं। इट कैन बी प्रोटीन्स जो कि ग्लोबुलिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कैल्शियम जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है हीम सिंथेसिस के लिए, विच इज़ अगेन रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। हमें पता है कि हमारे स्टमक के पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज होता है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में, और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन होता है इलियल म्यूकोसा में। ये बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से, वहाँ जाकर ये इंट्रिंसिक फैक्टर उससे स्प्लिट हो जाएगा और विटामिन B12 जो है वो फाइनली हमारे ब्लड में, पोर्टल ब्लड में रिलीज हो जाएगा। द लास्ट वन इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसे भी हम फूड सप्लीमेंट से लेते हैं और ये आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है, एंड इट इज़ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। सो वी हैव स्टडीड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, कहाँ होता है, स्टेजेस क्या हैं, और हम कैसे रेगुलेट करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।